हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए चैप्टर 1 आज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि चैप्टर 1 में देखिए क्लास 9th का ये बुक है और इसमें हम चैप्टर 1 आज पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में आइए देखते हैं कि क्या क्या दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें अध्याय 1 दिया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हम लोग को क्लास 9th के मैथ की किताब में संख्या पद्धति दिया है। देख लीजिए एक मिनट, इसको हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये सब बेसिक हैं। इसमें से देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, आप लोग जानते हैं तो कमेंट में कीजिएगा, और नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये कक्षा 9th के बच्चों के लिए, ठीक है, मैथ का है। पहले देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसके बाद हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या, देखिए अगर डिफिनेशन मतलब परिभाषा इसे किया जाए, अगर परिभाषा अगर आपको लिखने के लिए आ जाता है तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि जो, या इस तरफ लिख सकते हैं कि जिसको हम P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कि दोस्तों P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P/Q मतलब 4/5 लिख सकते हैं। ठीक, 4/5 लिख सकते हैं और 2/5 लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन भी इसमें है, क्या कि आप Q नॉट इक्वल 0, यानी कि आप Q के यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि Q नॉट इक्वल 0, यानी जहां पर Q रहेगा वहां पर 0 नहीं हो सकता है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये 4/5 है तो 4/0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें कंडीशन दिया है कि Q नॉट इक्वल 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, और एक आते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या देखो दोस्तों, इसका भी डिफिनेशन अगर कहा जाए तो यही होगा, जिसको हम मान लिख दे रहे हैं, जिसको हम P/Q के रूप में
नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको हम p बाटा q के रूप में नहीं लिख सकते उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यानी कि ये √2 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसमें से मान लीजिए जो रूट में जिसका वर्गमूल हो जाता है उसको हम मतलब अपरिमेय संख्या नहीं कहते हैं, जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। रूट में जो आते हैं जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होते हैं, जिनका वर्गमूल नहीं होता नहीं निकल पाता है वो अपरिमेय संख्या होते हैं। जिससे मान लीजिए √ में तुम्हारा 3 हो जाएगा, √ में 5 हो जाएगा, √ में 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इन लोग का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, √3 का भी नहीं निकल पाएगा, √5 का भी नहीं निकल पाएगा, √7 का भी नहीं निकल पाएगा। क्या ये अपरिमेय संख्या सब है। ठीक, मान लीजिए कि आप सोचते हैं कि मान लीजिए √4 क्यों नहीं होगा, √4 क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसका √4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है दोस्तों। 2 एक परिमेय संख्या, इसलिए √4 क्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग समझ गए, ये परिमेय संख्या समझ गए और ये अपरिमेय संख्या समझ गए। अब हम लोग प्रश्नावली की ओर चलते हैं। प्रश्नावली में क्या क्या दिया है क्वेश्चन एक बार, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली में मतलब 1.1 में क्या दिया है क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये 1.1 प्रश्नावली है, जूम करके देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन को लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, लिखा है क्वेश्चन, क्या 0 एक परिमेय, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। एक बार क्वेश्चन को फिर देख लेता हूँ। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0। जहां p और q पूर्णांक है, और दिया है दोस्तों यहाँ पर, और q नॉट इक्वल 0, ये भी कंडीशन दिया। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हल लिखेंगे।
देखिए इसमें पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। दोस्तों ये हम लोग को बताया गया है कि जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, हम लोग को कंडीशन है कि q के बराबर 0 को नहीं होना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम p के जगह पर 0 यानी शून्य रख सकते हैं, q के जगह पर शून्य नहीं होगा, यानी कि 0 बटा में 1 हो सकता है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग को कंडीशन यह है कि q के बराबर 0 नहीं करना है। p के यहाँ पर 0 हो सकता है लेकिन q की जगह 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, लिख सकते हैं कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। 0 बटा 1 क्या है, ये p बटा q के रूप में ना है, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0। यानी दोस्तों ये कह रहा है कि p q क्या है, पूर्णांक है। दोस्तों p और q पूर्णांक है, इनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक, इसका मस 1 आना चाहिए, इनका मस 1 आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप 4/5 ले लीजिए। ठीक है, और इन दोनों का अगर आप महत्तम समापवर्तक यानी मस निकालेंगे तो 1 आएगा, तो मान लीजिए कि क्या है, ये परिमेय संख्या है। एक बार देख लेते हैं इनका निकालकर। जैसे 4 का लीजिए तो 2 गुणे 1, और 5 का लीजिएगा तो 5 गुणे 1, यानी कि जो संख्या कॉमन मिलेगी वो क्या हो जाएगा, जो संख्या कॉमन मिलेगी वो HCF हो जाएगा, यानी कि HCF यानी कि इसका मौसा कितना है, बराबर 1। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका आंसर लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि क्या आप इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/1 ये p बटा q के रूप में हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि जहाँ p और q पूर्णांक है तो p और q पूर्णांक है, HCF इसका HCF 1 आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम लोग ये 4/5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और इस परिमेय संख्या का हमने HCF निकाला, 2 गुणे 2 4 और 1, मतलब हम अगर एक में किसी का भी गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, 4 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, इसलिए मतलब एक ले लिया जाता है। ठीक है, 5 गुणे 1, इसमें भी 1 ले लिए हैं, 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन मिलेगा ना दोस्तों वही HCF होता है। HCF मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 4, ठीक, इसमें भी हो गया 2 गुणे 3 गुणे 4। दोस्तों इसमें से जो कॉमन मिलेगा ना वही HCF मतलब मौसा होता है। जैसे मान लीजिए 4 कॉमन मिल गया है और ये 3 कॉमन मिल गया है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या करेंगे, एक 3 कॉमन गया 3 उतार देंगे, दूसरा 4 कॉमन में 4 उतार देंगे और गुणा कर देंगे 3 चौके 12, ये क्या हो गया, यही HCF होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। हमको पता चल रहा होगा कि आप लोग मतलब कि इसको आसानी से समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया है, इसको रफ कार्य कर देते हैं दोस्तों।
ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा है 3, ज्यादा इसमें गीला हो गया था वो, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका यहाँ पर हल लिखते हैं। देखिए दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है चैप्टर 1 का 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसमें बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग उस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। जितना ये पूछ रहा है, मान लीजिए 6 पूछ रहा है, जितना पूछ रहा है आप वहां पहले 6 लिखिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, जितना यहाँ पूछ रहा है उसको लिखिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए। 6 या 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, क्या हो जाएगा 7। और इसके बटे में जितना है 7 ऊपर उतना ही नीचे से भाग दे दीजिए। ठीक है, जितना ऊपर है नीचे से उतना ही नीचे से भाग दे दीजिए। 7 बटा में 7। ये क्लियर हो गया। जितना यहाँ पर पूछ रहा है 6 पूछ रहा है, 6 यहाँ लिख देंगे, प्लस उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, 1 उसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा और उसी के बटा में हम 7 लिख देंगे, 7 से भाग देंगे। ठीक है, और दोस्तों जो ये 7 बटा में 7 आया है, एक बार 3 के साथ गुणा करेंगे और एक बार 4 के साथ गुणा करेंगे। इस मान लीजिए यहाँ पर हम पहले करते हैं 3 से गुणा, 3 गुणे 7 बटा में 7। यहाँ पर करते हैं 3 7 21 और बटा में देखिए यहाँ पर भी 1 ले लेते हैं, तो 7 में 1 का गुणा होगा तो 7 आएगा और 3 में 7 का गुणा करें तो 21 आया है। ठीक है, और अब देखते हैं, और एक मतलब कि 7 बटा में 7 का गुणा एक बार 4 से करते हैं, एक बार 3 से कर दिए हम, एक बार 4 से करते हैं। देखिए एक बार इससे कर दिए हैं तो अब दोबारा इससे कर देते हैं। 4 से 4 गुणे 7 बटा में 7। इसके भी बटा में 1 ले लेते हैं। एक मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन 1 लेने से मतलब आपस में गुणा आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो 4 7 28 और 7 1 में 7। देखिए हम लोग को 2 कंडीशन मिल गया, एक मिल गया 21 बटा में 7 और दूसरा मिल गया 28 बटा में 7। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है, एक लिख सकते 21 बटा 7 के बाद क्या आएगा 22 बटे 7, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7। और हम लोग को क्वेश्चन में 6 बोला है, एक बार गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। यही 6 परिमेय संख्याएं हैं, ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखो बोल रहा है कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी मैं कर देता हूँ। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को, फिर से मतलब डाल लेते हैं। आप लोग
मन से पढ़िएगा दोस्तों, बेसिक ये सब है, आगे चल के बहुत आप लोग को हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन को एक बार से उतार लेते हैं। बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच। तीसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 4/5 के 4/5 के बीच 5 परिमेय 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो इससे पहले 2 में लगाए थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है। एक बार आप लोग करके देखिएगा। वैसे मैं कर दे रहा हूं। यहाँ पर हल लिखेंगे। देखिए आपको पूछ रहा है 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 बोल रहा है दोस्तों, तो हम लोग को क्या करना है, 5 यहाँ लिख देना है और उसमें से +1 कर देना है। और 5 और प्लस कितना होता है 1, 6। और इसमें क्या करना है, 6 से हम लोग को भाग दे देना है। ठीक है, जो ये आया है दोस्तों, इसको एक बार इसके साथ 3/5 के साथ गुणा करेंगे और एक बार 4/5 के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, एक बार हम गुणा कर लेते हैं। देखिए 3/5 का गुणा एक बार 6/6 से हम कर लेते हैं। तो एक बार 6 18 और 5 30। ठीक है, ये आ गया। और एक बार इसका गुणा कर लेते हैं 4/5 का। 4/5 गुणा 6/6, 4 6 24 और 5 30। तो दोस्तों ये 2 कंडीशन हम लोग के सामने आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 18/30 और 24/30 के जितने अंदर होंगे वही होंगे 5 परिमेय संख्या। ठीक है, आइए इसको लिख लेते हैं। 18/30 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। दोस्तों देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कितना पूछा है। 5 पूछा है, तो 1 2 3 4 5 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोग को इसको मतलब आसानी से आ गया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 4 नंबर में दिया है दोस्तों, इस सत्य असत्य बताना है। इसको आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसमें दिया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और इसमें सत्य असत्य लगाना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह सत्य है दोस्तों। और इसमें ये प्रश्नावली समाप्त हो गया, और बस सत्य असत्य आप लोग को करना है और कर लीजिएगा। और अब हम लोग 1.2 में प्रश्नावली में देखेंगे कैसा क्वेश्चन दिया है। आप लोग इसको एक बार उतार लीजिएगा। ठीक है दोस्तों।